गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिल्कुल ही एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के मूलभूत सिद्धांत। अब ये जो चैप्टर है इसमें हम करेंगे क्या और कितना आपकी ट्रेड से, आपके फ्यूचर में आपकी ट्रेड से ये रिलेटेड रहेगा। तो ये चैप्टर है, ये आपकी बेसिक्स है। जितने भी आपकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के आगे कोर्सेज हैं या उसके बाद भी अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे या कहीं जॉब में जाओगे तो ये जो चैप्टर है ये वो चैप्टर उन्हीं छोटी छोटी बेसिक जो टर्म्स हैं उनको क्लियर करेगा। बातें तो ये छोटी छोटी हैं, टर्म्स छोटी छोटी हैं, लेकिन लाइफ टाइम जब तक आप अपनी इस लाइन में रहोगे तब तक वो आपको हर रोज़, हर दिन और हर समय रिपीट होंगी बार बार। तो वही सारा कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए इसमें अब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली या विद्युत क्या है, कितने प्रकार की होगी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपने देखा होगा आप डेली लाइफ में कोई भी आप काम करो, बिना बिजली के आज हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे वो घर में एक छोटा सा काम हो, आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, चाहे कोई इंडस्ट्री है, बिना बिजली के कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बिजली है क्या, कैसे ये पैदा होती है, कितने इसके प्रकार हैं, ये सारा हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आपको रिपीट होंगी, जैसे वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रजिस्टेंस क्या है। इस प्रकार से ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं ये। और इसके अलावा और क्या होगा कि हमारे जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, चाहे वो कंडक्टर है, कैसे धातु हैं वो, किस प्रकार का उनका बिहेवियर होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। लेकिन किसी भी पदार्थ की जो नेचर है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारा जानने के लिए हमारा जो इस चैप्टर का जो एक टॉपिक है, जो बेसिक हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले करेंगे, वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कोई भी पदार्थ है हमारा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम करेंगे कि एक पदार्थ की परमाणु संरचना क्या होती है। तो उसमें सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि एटम, जिसे हम कहेंगे परमाणु, एटम क्या होता है। एटम क्या है, कोई भी पदार्थ होता है जो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। और वो जो छोटा कण होता है पदार्थ का, जो सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा कण है, वो होता है परमाणु। और ये इतना छोटा है कि आगे हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटा भाग होता है परमाणु। अब ये परमाणु की बनावट क्या है और उस बनावट के हिसाब से इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एटम और उसके पार्ट्स। तो एटम मैं पहले बता चुका हूँ, परमाणु क्या होगा, किसी भी पदार्थ का वो छोटे से छोटा भाग, छोटे से छोटा रूप, जिसको आगे हम और विभाजित न कर पाएँ, वो परमाणु कहलाता है। अगर परमाणु के भाग की बात करें तो नाम के अनुसार न्यूक्लियस जो केंद्र होगा उसका नाभिक, ऑर्बिट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 5 एक परमाणु संरचना के भाग होते हैं किसी भी एटम के। अगर हम इनको चित्र की सहायता से देखें तो ये हमारा एक परमाणु की संरचना है। उस संरचना में क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है हमारा न्यूक्लियस, जो किसी भी परमाणु का ठोस और केंद्रीय भाग होता है। बिल्कुल ठोस और सेंट्रल पार्ट है ये एटम का। और उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एलिप्टिकल, अंडाकार, बिल्कुल वृत्ताकार नहीं होते, अंडाकार शेप के कुछ सर्कल्स हुआ करते हैं, मार्ग हुआ करते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। अब ऑर्बिट्स और न्यूक्लियस के बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 तत्व हुआ करते हैं एटम के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में मिला करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, जो ऑर्बिट्स मैंने बताया ऑर्बिट्स में घूमते हैं। पार्ट्स की बात करें तो न्यूक्लियस सबसे ठोस और केंद्रीय भाग है, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
दूसरा भाग है ऑर्बिट्स, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अंडाकार शेप में कुछ मार्ग हुआ करते हैं और इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब ये तो थी परमाणु संरचना। अगर इस परमाणु संरचना को डिटेल में हम किसी भी डायग्राम के द्वारा देखेंगे, एक दूसरे डायग्राम के द्वारा, इसमें हमें क्लियर होगा कि कौन से पार्ट्स की लोकेशन एक्चुअल में क्या है और कैसे वो वहाँ पर रहेंगे। तो ये जो हमारा पार्ट है, जहाँ पर हमने न्यूक्लियस दिखाया है, ये वो न्यूक्लियस हमारा ये भाग है, बिल्कुल ठोस और केंद्रीय भाग होता है न्यूक्लियस। और जैसे मैंने बताया कि इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से तत्व हुआ करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो पॉजिटिव से मैंने दिखाए हैं वो प्रोटॉन है, जो बिना किसी भी निशान के हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने कुछ मार्क्स, रास्ते ऐसे दिखाए हैं, कक्षाएं हैं जो देखने में वृत्ताकार हैं लेकिन वास्तव में ये अंडाकार हुआ करती हैं, लेकिन समझने के लिए हमने इसको वृत्ताकार सर्कुलर डिजाइन दिया है। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ ये ऐसे सर्कुलर पाथ मैंने दिखाए हैं, इनको कहा जाता है ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स की पहचान हुआ करती है, हम इनको या तो कोई नंबरिंग करते हैं या कोई अल्फ़ाबेटली नाम दिया करते हैं। जैसे मैंने इसका नाम दिया KLMN, इस प्रकार से इनकी सीरीज चलती रहेगी। ये हम उनको 1 2 3 नंबर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब रही बात इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन अभी हमारा एक तत्व बाकी है इलेक्ट्रॉन। वो कहाँ होगा? जो भी मैंने ऑर्बिट्स बताए, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ्स हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से घूमते रहते हैं। और किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये नहीं है कि जितने जी चाहे हम उसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं है। प्रत्येक मैंने जिसमें दिखाया, देखो मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, इसमें मैंने सिर्फ 2 दिखाए हैं और अगले में मैंने 8 दिखाए हैं, तीसरे में उससे ज़्यादा होंगे। ये संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ये कैसे जानेंगे कि न्यूक्लियस के बाहर किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो उसके लिए क्या है, वो जानने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हुआ करता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर ये वो फार्मूला है जिसके द्वारा हम किसी भी ऑर्बिट में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर n का मतलब होता है जो आपका ऑर्बिट का नंबर है। जैसे ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। ऐसे n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट है कि वो किस संख्या का ऑर्बिट है। मान लीजिए पहले ऑर्बिट में आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो फार्मूले के हिसाब से 2 इंटू n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का नंबर। मैंने कहा है कि पहला ऑर्बिट, इसका मतलब 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब है जो पहला ऑर्बिट है, चाहे वो किसी भी धातु का है एटम, तो उसके पहले ऑर्बिट में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि दूसरा ऑर्बिट में कितने होंगे, तो 2 इंटू n की जगह क्या आएगा 2, क्योंकि मैं दूसरे नंबर ऑर्बिट की बात करता हूँ, तो 2 स्क्वायर ये आ जाएगा 8। तो दूसरे ऑर्बिट में हमेशा 8 ही आएंगे। और अगर तीसरे ऑर्बिट की बात करें 2 इंटू 18, तीसरे में 18 आएंगे। इस प्रकार इस फार्मूले से हम ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करते हुए लास्ट जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होता है उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है? सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट होता है जो, उसमें ज़रूरी नहीं है कि इस फार्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रॉन है, उसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और जो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसको कहा जाता है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर हो जाएंगे, इसलिए न्यूक्लियस और उन इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। और फाइनली जो सबसे बाहरी ऑर्बिट होगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाता है और उनको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। एक
एटम से दूसरे एटम में उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए उनको फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरा नाम है इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री है किसी भी तरह मूव करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस और सबसे बाहरी ऑर्बिट है उनकी दूरी बढ़ती चली जाएगी और जो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता चला जाएगा। फ्रीली हम उनको मूवमेंट उनकी करा सकते हैं, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बात ये आएगी, जो हमारी ये तीन कंपोनेंट हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं और इनका वजन कैसा होता है, एग्जाम में ये पूछी जाती हैं चीज़ें। तो अगर हम इन तीनों की डिटेल में देखें, इनके चार्ज और इनके मास की, मास मतलब इनका भार, कितने हैवी होंगे ये, कौन सा सबसे हैवी होगा, कौन से सबसे हल्का होगा, और चार्ज कौन सा चार्ज किस पे होगा और कितना चार्ज होगा, तो वो देखें। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, जो हमारा न्यूक्लियस के सेंटर में है प्रोटॉन, उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, कितना होगा और वो कितना भार का होगा। तो उसमें देखेंगे जो हमारा प्रोटीन है इसको हम P अक्षर के साथ डिनोट करते हैं, P अक्षर के साथ प्रोटॉन को डिनोट करेंगे, और प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर ये चार्ज की देखें कि क्वांटिटी कितनी होगी, कितना चार्ज होगा इसके ऊपर, इसके ऊपर चार्ज होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो ये C है, C का मतलब होता है कूलम, चार्ज को कूलम में मापा जाता है। तो प्रोटॉन जिसको हम P से डिनोट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है और चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर बात इलेक्ट्रॉन की करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होगा और कितना होगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम अक्षर E के द्वारा डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। और चार्ज की अगर बात करें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एक समान मात्रा में हुआ करता है, लेकिन सिर्फ पोलैरिटी का फर्क है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों की मात्रा एक समान है। अगर प्रोटॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है तो इलेक्ट्रॉन का भी उतना है, लेकिन इसके आगे माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और प्रोटॉन का जो चार्ज दिया उसके आगे पॉजिटिव लगता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरा एलिमेंट हमारा है न्यूट्रॉन, जिसको अक्षर N के द्वारा डिनोट किया जाएगा, और ये न्यूट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल हुआ करता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल हुआ करता है। अगर मास की बात करें, मतलब इनका भार की बात करें कि कौन सा सबसे भारी है, कौन सा हल्का है, तो अगर यहाँ बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन का जो भार होता है वो 1.6 × 10⁻⁻27 kg, इतना भार होता है। अगर संख्याएं देखें तो यहाँ पर पता चलेगा टेबल में आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार है वो एक समान है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है उनका जो भार है वो दोनों का एक समान है, और कितना है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो भार है वो दोनों से अलग होता है, और अगर संख्या देखें 9.11 × 10⁻31 kg। मतलब इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है प्रोटॉन के अपेक्षा काफ़ी हल्का हुआ करता है, लगभग 1/1840वां भाग होता है इलेक्ट्रॉन का। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 1840 गुना हल्का होता है प्रोटॉन से, या दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना ज़्यादा भारी होता है। तो यहाँ पर क्या पता चलता है तीनों में कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनका भार एक समान है ये बहुत ज़्यादा भारी हैं, और इलेक्ट्रॉन इनसे बहुत हल्का होता है, कम से कम 1840 गुना हल्का होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, दो टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुआ करती हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक हिंदी में कहा जाता है इसको। वो क्या होता है एटॉमिक नंबर, इसके नाम से पता चलता है ये किसी न किसी नंबर से संबंधित है। अब वो नंबर किसका है और क्या है, तो वो नंबर होते हैं प्रोटॉन
या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉनों की गिनती, और दूसरा होता है एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। ये भार से संबंधित है, इससे हमने ये देखना है कि ये किसका भार है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो वो चीज़ें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी हम डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब कोई नंबर पूछा गया है, मतलब कोई गिनती पूछी गई है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होंगे वो उनका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और दूसरी एक बात और भी है कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके बाहर ऑर्बिट्स में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन और उसके बाहर ऑर्बिट्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस में पाई जाने वाले केवल प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब बात आती है एटॉमिक मास की, ये भार से संबंधित है। अब हमने ये देखना है कि किसके भार की बात कही गई है, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की। तो एटॉमिक मास जो होता है, परमाणु भार जो होता है, वो भार होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों की संख्या जो मिलके होती है, दोनों का भार जो होता है वो कहलाता है एटॉमिक मास, परमाणु भार। तो फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कॉपर है हमारा, कॉपर धातु है हमारी, तांबा जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं, एटॉमिक नंबर है इसका 29। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं तो ये है 63, 64 भी मान लिया जाता है इसको, क्योंकि पॉइंटों में होता है ये। तो कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक मास 63 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग, इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एटॉमिक नंबर 29 है। इसका मतलब क्या है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 29, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 29। तो कॉपर का जो एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 29 हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन भी टोटल 29 हैं। अगर एटॉमिक मास की बात करें, कॉपर का एटॉमिक मास 63 है, तो उसका मतलब क्या है कि ये प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की टोटल संख्या है। तो इस फार्मूले से अगर मैं देखूं, एटॉमिक नंबर 29 है, तो 29 तो प्रोटॉन हो गए, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 63 में से 29 आप माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेसिक बात यह है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी परमाणु का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक मास जो होता है न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को एटॉमिक मास कहते हैं। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बाहर मिलते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा मेन क्या था कि किसी भी पदार्थ का जो एटम होता है उसकी हमने संरचना को देखना है कि एक एटम क्या होता है और उसके मेन पार्ट्स क्या हैं। अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एटम क्या है, मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है, सबसे छोटा भाग होता है जिसको आगे हम और नहीं तोड़ सकते। और उसके ये 5 भाग होते हैं, न्यूक्लियस केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलते हैं, ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ अंडाकार मार्ग होते हैं जिनको KLMN से या 1 2 3 से हम उनको डिनोट करते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन मिलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, P से इसको डिनोट किया जाता है। साथ में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी मिलेंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, N से उनको डिनोट करते हैं। और ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिनको E से डिनोट किया जाता है और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रत्येक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2n² से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर जो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या वो होती है, और एटॉमिक मास न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन की संख्या टोटल एटॉमिक मास कहलाती है। थैंक यू।